नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मथुरा के नगला चंद्रभान में रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज को जनता के सामने रखा। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय को याद कर की। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 1 साल में इतने काम किए हैं जितने पिछली सरकारें कई सालों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार, लूट खसोट और भाई भतीजावाद खत्म हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। उन्होंने कहा कि उर्वरक के कारखानों की क्षमता बढ़ाई गई जिससे 20,000 टन अधिक यूरिया मिल सकेगा। साथ ही 3 कारखानों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। मोदी ने कहा कि हमने जनधन योजना की शुरुआत की जिससे गरीबों को भी बैंक खाते का अधिकार मिला और गैस सब्सिडी सीधे खाते में आने लगी और इसी की वजह से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए 12 रुपए में बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई पुराने कानून खत्म किए और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे। यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरी सोच गई कि नहीं गई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले। भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो, कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हम नगला चंद्रभान, जहां पर हमारे सहयोगी संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, लोगों की जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के भाषण से 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर, उन उम्मीदों पर प्रधानमंत्री कितने खरे उतरे? देखिए, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी का पूरा 1 घंटे 9 मिनट के करीब भाषण हुआ है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या क्या फैसले सरकार ने लिए हैं, किस तरीके से सरकार ने ये कोशिश की है कि वो आम लोगों के लिए अपनी जो चिंता है उसको बरकरार रखे हुए है। वो लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यही है कि दरअसल अब सरकार से उम्मीद जनता को नहीं है, जनता से उम्मीद सरकार को है कि जनता अगर खड़ी हो जाए, जनता अपनी चीजों को लेकर के जागरूक हो जाए, तो फिर जो सरकार योजनाएं बना रही है उसका फायदा वो ले सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत हैरानी की बात है अजीत, रैली खत्म होने के बाद भी हमने कई लोगों से बात की, वो आज उन्हीं समस्याओं को लेकर के, उनके गांव में पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है, वगैरह वगैरह, जिस तरीके की जो रूटीन की समस्याएं हैं वो उस हद तक चीजें अभी पैनापन लिए हुए नहीं हो पाई हैं। और इसकी वजह यही समझ में आती है कि जो जनता है वो अपनी चीजों को लेकर के उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है। उसको लग रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ आकर के कर दे। तो सरकार को फैसले लेने होते हैं, नियम कायदे कानून बनाने होते हैं, वो मोदी ने यहाँ पर गिनवा दिए हैं। सवाल ये भी है कि जो लोगों की उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों को वो कितना पूरा होता हुआ पा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिस तरीके से अलग अलग अंश में अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी, पहले उन्होंने यूपीए सरकार की नाकामियां गिनाई, इसके बाद पिछले 60 सालों में भी सरकारों ने जो काम किए वो भी जनता के सामने रखा, उसकी भी कमियां जनता में गिनाई, और इसके बाद अपने काम को भी रखा और फिर आगे आने वाले समय में वो किस तरह से काम करेंगे ये बात भी रखी एक एक कर। जनता किस बात को किस तरह से लेती है और क्या पसंद है, किस बात को उन्होंने जोर देकर पसंद किया है या फिर उसके साथ हो लिए हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिला? देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो आए थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम 1 साल के बाद आपको बताएंगे कि आखिर हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो उन्होंने जो अपनी बातें थी उसको जनता के सामने रखा है।
सबसे ज्यादा जो फोकस उन्होंने किया ये इस बात पर रहा कि जैसे साल भर पहले भ्रष्टाचार की बात होती थी, लोगों के भीतर एक निराशा की बात थी कि भाई ये लोग सरकार जो चला रहे हैं, जो तंत्र है हमारा, उसमें किसी तरीके की कोई फेरबदल नहीं होनी है, ये सब कुछ ऐसे ही चलना है जी। नरेंद्र मोदी का ये यहां पर कहना था कि सब कुछ ऐसे ही नहीं चलना है, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करिए। उम्मीदें अगर आपको हमसे हैं तो हमें भी आपसे हैं। स्वच्छता मिशन का भी उन्होंने नाम लिया, उसके अलावा उन्होंने उर्वरक वाली भी बात की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए भ्रष्टाचार का कोई भी मसला पिछले 1 साल में सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसमें हमने गरीबों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसमें हमने तमाम ऐसी योजनाएं लाई कि 12 रुपया प्रीमियम दे करके आप केवल अपनी बात नहीं, आपके बच्चे को कोई स्कूल ले जाता है, आपके घर में कोई काम करने आता है तो अरे आप उसको 1000, 1500, 2000 रुपया कुछ तनख्वाह देते हैं महीने में, आप 12 रुपया उस पर और लगाइए और उसका एक बीमा भी कराइए। अगर उसे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को भी लाभ मिलेगा, उसको अपाहिज होने पर भी पैसा मिलेगा। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं उसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी में बिजली संकट भी खड़ा हो गया है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह बिजली की मांग बढ़ रही है। सूबे में बिजली की डिमांड 13,000 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। पीक आवर्स में राज्य में करीब 3,000 मेगावाट बिजली की कमी पड़ रही है, जबकि यूपी पावर कॉरपोरेशन बिजली की सप्लाई को दुरुस्त नहीं कर पा रहा। आलम यह है कि पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत और मथुरा जैसे शहरों में घंटों अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वी यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, जौनपुर और बुंदेलखंड के झांसी, बांदा और जालौन का भी है। यहां भी बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। और इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी कई जगह मेंटेनेंस के नाम पर लगातार कटौती की जा रही है। पिछले 48 घंटों में शहर में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं। आलम यह है कि लोग इन्वर्टर और जनरेटर के सहारे किसी तरह दिन काटने को मजबूर हैं। इसमें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वीवीआईपी जिलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो जिले हैं वहां पे बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है और जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता रहेगी और गर्मी में उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी, पूरी तरीके से अब सरकार का वो स्पष्ट हो गया कि पूरी तरीके से पावर कॉर्पोरेशन फेल है और बिजली के जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। कटौती का ऐसा है, जितनी बिजली उपलब्ध है उतनी बिजली हम उपलब्ध कराते हैं। 11,500-12 हजार मेगावाट की डिमांड हम पूरी कर पाते हैं और डिमांड रात में तो 14,500 और 15,000 मेगावाट तक जा रही है। तो जब बिजली हमारे पास लाने के साधन नहीं है, यानी बाहर से हम बिजली ला ही नहीं सकते हैं, तो कैसे इसको पूरा किया जा सकता है? तो बिजली कटौती करनी ही पड़ेगी हमें। और बिजली कमी का असर, कहें साइड इफेक्ट, कुछ ऐसा भी है कि बढ़ती बिजली कटौती के चलते बिजली कर्मियों को अक्सर लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है, जिसे देखते हुए अभियंता संघ सूबे के सभी बिजली कार्यालयों पर पीएससी की तैनाती की मांग कर रहा है। उधर आला पुलिस अफसरों का यह कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो संवेदनशील सब स्टेशन है वहां पे पीएससी लगाई जाए और पुलिस बल मुहैया कराया जाए और कैमरे लगवाए जाएं जहां पर संवेदनशील सब स्टेशन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बिजली पावर हाउस बंद करके चले जाएंगे, लोगों को बिजली कैसे दे पाएंगे? ये सब जगह से हमारे पास फोन आते हैं, स्टेट से सभी इंजीनियर फोन कर रहे हैं कि घेर लेते हैं लोग और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पॉइंट्स हम लोगों ने कल लॉ एंड ऑर्डर के लिए ब्रीफ करने के लिए रखे हैं। उसमें विद्युत व्यवस्था, पानी की सप्लाई, छात्रों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग कल जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोग ये वार्ता करेंगे। मुख्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी वजह हो, तो वो कानून का उल्लंघन अगर करेगा तो जो पुलिस है वो अपना काम करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और इस चिलचिलाती गर्मी में धूप में जालौन की बत्ती गुल है। बेतहाशा हो रही बिजली की कटौती ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर में पारा 45 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को पंखे की हवा तक नहीं मिल पा रही है। शहर में 14 से 15 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। बत्ती गुल होने से जहां लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ा है, वहीं बच्चे और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही है। उधर नौकरी पेशा लोगों की माने तो बिजली कटौती की वजह से उनकी नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है और ऐसे में दफ्तर में काम करना भी मुश्किल हो गया है।
लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग लोकल फॉल्ट का बहाना बनाकर बेतहाशा बिजली कटौती कर रहा है। इधर फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। 26 मई यानी कल से बीडीएस और नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, लेकिन 24 घंटे पहले तक छात्रों को एडमिट कार्ड ही नहीं बांटे गए। विश्वविद्यालय प्रशासन से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो विश्वविद्यालय की ओर से यह बताया गया कि परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं और अब ये परीक्षा 26 मई को नहीं बल्कि 30 मई से शुरू होंगी। हालांकि जब विश्वविद्यालय से परीक्षा स्थगित करने की वजह के बारे में पूछा गया तो ये बताया गया कि नर्सिंग के परीक्षा आवेदन पत्रों में कमी पाई गई और इसी कारण दोनों परीक्षाओं को एक साथ स्थगित कर दिया गया। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि जब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी तो इसकी जानकारी छात्रों को क्यों नहीं दी गई? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अब अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है? संपन्न होनी थी बीडीएस और नर्सिंग की दोनों परीक्षाएं एक साथ, और अभी तत्काल माननीय कुलपति जी से विचार विमर्श करके इस संबंध में निर्णय लेके 30 तारीख से किए जाने का प्रस्ताव, क्योंकि अभी बहुत लेट ये संज्ञान में आया है और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए बच्चों को अभी तक समुचित ढंग से या प्रॉपर वे में सूचना नहीं दी जा सकी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं मनमीत गुप्ता। मनमीत, आखिर परीक्षार्थियों की परेशानी कितनी बढ़ गई है? उन्हें एडमिट कार्ड तक नहीं मिला और तो और परीक्षा स्थगित कर दी गई, इसकी भी मुकम्मल जानकारी छात्रों तक नहीं पहुंची है। किस परेशानी में है परीक्षार्थी? अजीत, देखिए, ये सबसे बड़ा एक सवाल है विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कि अगर उनको परीक्षा ये स्थगित करनी थी तो उन्होंने परीक्षार्थियों को उसको सूचित क्यों नहीं किया। कल 26 तारीख को परीक्षा होनी है, मेडिकल की परीक्षाएं होनी है, लेकिन अभी तक परीक्षार्थियों को इसमें जो इनका प्रवेश पत्र होता है वो नहीं दी और स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी। अब अचानक जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना है कि थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण जो है इन्होंने परीक्षा को टाल दी गई। लेकिन अगर उन्होंने परीक्षा टाल दी है तो उसका सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनको उस परीक्षा टालने के बाद उसको छात्रों को सूचित करना चाहिए था और छात्रों को ये सूचित नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन बेहद लापरवाही इसमें कर रहा है और लापरवाही के साथ साथ जो छात्रों का हित है उसमें कहीं न कहीं वो विश्वविद्यालय का चेहरा ये सामने आ रहा है कि ये छात्रों का हित कहीं से भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा और विश्वविद्यालय इसमें कहीं से भी गंभीर नहीं है। अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मनमीत। कौशाम्बी के सिराथू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा हुआ और इस रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। सिराथू रेलवे स्टेशन से ठीक 3 किलोमीटर आगे मुरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। मुरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की वजह से इलाहाबाद कानपुर ट्रेन रूट पूरी तरह से ठप हो गया है। ये बताया जा रहा है कि यातायात की बहाली में अभी भी 8 से 10 घंटे का और समय लग सकता है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार और मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जी संगम पर सबसे पहले हादसे की खबर हमने आप तक पहुंचाई। कौशाम्बी के डीएम राजमणि ने कहा है कि हादसे की जांच करवाई जा रही है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की भी व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लिए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली है, अस्पतालों में व्यवस्था कर ली है और पूरी तरह से लगे हैं कि जो यात्री हैं उनको जहां जाना हो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर ली गई है कि वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। तो कौशाम्बी में हुए रेल हादसे पर बड़ी खबर अब हम आपको बता रहे हैं। अब इस मामले में साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। कौशाम्बी के सिराथू और कनवार रेलवे स्टेशन के बीच कल ही एक जैक मिला था। संदिग्ध जैक था ये, लकड़ी के पटरे से लगा जैक ट्रैक के किनारे मिला था और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस जगह ये जैक मिला था उसी के आसपास पटरी की 40 चाबी भी गायब मिली थी, जिसके बाद किसी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। इंटेलिजेंस के अधिकारी इस मामले की जांच कर ही रहे थे कि ये हादसा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें, कल किस तरह से ये संदिग्ध जैक मिला था और कई चाबियां यहां फिश प्लेट
की चाबियां गायब मिली थी और आज ये हादसा। मुरी एक्सप्रेस डिरेल होने के पीछे नक्सली गतिविधि की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल इलाहाबाद, कौशाम्बी और चित्रकूट के बीहड़ों में काफी समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ने की खबर है। इंटेलिजेंस की सूचना के मुताबिक इन इलाकों में नक्सली पैर पसार रहे हैं और हादसे का नक्सली कनेक्शन इसलिए सैनी स्टेशन के बीच का इलाका लाल सलाम संगठन का इलाका माना जाता है, जिसके साथ नक्सली संगठनों के संबंधों की बातें कई बार सामने आ चुकी हैं। फिलहाल हादसे की सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं अब हेल्पलाइन नंबर। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं इस दुर्घटना को लेकर। इलाहाबाद के लिए 0532 जो कोड है और 1072 ये नंबर है, और दूसरा नंबर कानपुर के लिए 0512 और 1072 ये दो हेल्पलाइन नंबर हैं जिन पर कॉल कर आप इस हादसे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कौशाम्बी में हुए रेल हादसे के बाद कानपुर इलाहाबाद रेल रूट पर रेल यातायात बाधित हुआ है। कई ट्रेनों के रास्तों को बदल दिया गया है। रेलवे की तरफ से यह कहा गया है कि कई गाड़ियां 10 से 12 घंटे लेट होंगी, साथ ही कुछ गाड़ियों को रद्द भी किया गया है। इस रूट से चलने वाली सभी गाड़ियों को अब कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और मुगलसराय होकर गुजारा जाएगा। आपको बताएं, इलाहाबाद कानपुर रूट पर 80 यात्री ट्रेन और 80 माल गाड़ियां चलती हैं जो इस दुर्घटना से प्रभावित हुई हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। यहां सीपीएमटी पेपर लीक करने की कोशिश एसटीएफ ने नाकाम कर दी है। एसटीएफ ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 केजीएमयू के मेडिकल स्टूडेंट शामिल हैं जो पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराते थे। एसटीएफ ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। सीपीएमटी पेपर लीक करने की कोशिश को एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है। एसटीएफ ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 केजीएमयू के मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराते थे। एसटीएफ ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं जो पेपर लीक होने के बाद सेटिंग से आने वाले छात्रों की मदद में उपयोगी साबित होते हैं। इस तरह के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। यहां सीपीएमटी पेपर लीक करने की कोशिश को एसटीएफ ने नाकाम किया है। एसटीएफ ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और हैरानी इस बात की है कि इसमें 4 केजीएमयू के मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। पेपर लीक होना था और पेपर लीक होने के बाद जो सेटिंग से छात्र आए हुए हैं उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाती, इसका भी खाका तैयार था। 4 केजीएमयू के मेडिकल स्टूडेंट्स को हायर किया गया था जो पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराने का काम करते थे। एसटीएफ ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं।